अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। बच्चों, फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमातिन नहुम और दहुम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालिदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके आप अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकते हैं। हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियो मौजूद है। बच्चों, उम्मीद है कि आप सब इससे फ़ायदा उठाएंगे। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. As you all know, in our previous video we have started chapter number 3 and we were discussing nutrition disorders, in which we have discussed diabetes, heart diseases, asthma, arthritis and protein deficiency. So let me give you a short review, then we will proceed to our next topics, which is drugs. So students, what is nutrition disorder? ये क्या होगा और इससे फर्दर हमारी बॉडी में क्या क्या हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम डिजीजेज कॉज बाय हार्मफुल माइक्रोब्स, वी कैन बिकम इल इन अदर वेज, लाइक इफ़ वी ईट टू मच और वी ईट टू लिटल। अगर हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं और अगर हम बहुत ज़्यादा खाना भी हमारे लिए बीमारी का बाइस बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बहुत कम खाते हैं तो हमारे पास क्या हो सकती है, हमारे पास हर चीज़ की डेफिशिएंसी हो सकती है। सो इसी तरह ओवरवेट होना भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है एंड अंडरवेट होना भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। क्योंकि अंडरवेट होने की सूरत में आप में डिफिशिएंसी होना स्टार्ट हो जाती है एंड ओवरवेट होने की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा जो है डल हो सकते हैं। इसके अलावा अब आप लोग एक्टिव नहीं रहेंगे। सो whenever we don't use much energy, यानी कि हम बहुत ज़्यादा काम नहीं करेंगे, हम एनर्जी ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे होंगे, जो हमने खाना खाया है वो हम यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। सो बेसिकली हम लोग बहुत ज़्यादा ओबेस हो जाएंगे, हम ओवरवेट हो जाएंगे। सो ये सारे भी न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स हैं। और फिर हमारे ओवरवेट होने की वजह से हमें फ़र्दर बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, लाइक डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ेज़, एस्थमा एंड अर्थराइटिस। सो व्हाट इज़ डायबिटीज़ इज़ अ कंडीशन इन विच your body does not make enough insulin, or the insulin it makes does not work properly, यानी कि जो हमारी बॉडी इंसुलिन बना रही होगी वो हमारे बॉडी के लिए इनफ नहीं होगी, और या तो हमारी बॉडी बिल्कुल ही इंसुलिन जो है वो बना ही नहीं रही होगी। सो इंसुलिन ना बनने की वजह से हमें हार्मोनल डिसऑर्डर्स या फिर किस किस्म के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं वो देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, इंसुलिन इज़ अ हार्मोन मेड इन पैनक्रियाज, यानी कि इंसुलिन जो है वो बनता है पैनक्रियाज में, विच कंट्रोल द लेवल ऑफ ग्लूकोज इन योर बॉडी। व्हेन एवर आवर ग्लूकोज लेवल एक्सीड्स, यानी कि जो हमारी नॉर्मल रेंज है उससे अगर हमारा ग्लूकोज लेवल एक्सीड कर जाएगा, सो हमें फर्दर बहुत सारे जो हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लाइक हार्ट डिजीज़ेज़, ब्लाइंडनेस एंड इवन लिम्ब एम्पुटेशंस। सो नाउ हार्ट डिजीज़ में क्या होता है, द हार्ट हैज़ इट्स ओन ब्लड सप्लाई प्रोवाइडेड बाय ब्लड वेसल कॉल्ड द coronary arteries. Blood is supplied to the heart through the coronary arteries. Heart diseases happen when coronary arteries become blocked. Whenever the coronary artery become blocked, और बेसिकली जो कॉरोनरी आर्टरी वो किस वजह से ब्लॉक होती है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसा खाना खाने लग जाए, जो हमारी डाइट हो वो ऐसी हो जाए जिसमें बहुत ज़्यादा फ़ैट हो, तो फैट एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। फैट एक्यूमुलेशन की वजह से हमारे पास जो है प्लाक बिल्डअप हो जाएगा, यानी कि चर्बी जो है वो हमारी कॉरोनरी आर्टरीज़ में जमा होना शुरू हो जाएगी और वो एक क्लॉट टाइप बना देगी। सो जो हमारा ब्लड है वो वहाँ से गुजर नहीं सकेगा उन कॉरोनरी आर्टरीज से, हार्ट को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगा,
और इसके अलावा हमारी जो फर्दर हार्ट से जो बॉडी को ब्लड सप्लाई होता है वो भी प्रॉपर नहीं होगा, तो इससे हमें स्ट्रोक हो सकता है, एंजाइना हो सकता है और फर्दर हार्ट फेलियर भी हो सकता है। नाउ एस्थमा इज़ अ कंडीशन दैट अफेक्ट द ट्यूब दैट कैरी एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। लाइक एयर, जो लंग्स ट्यूब्स हैं जो हमारी ऑक्सीजन कैरी करेंगी या एयर कैरी करेंगी इन एंड आउट ऑफ द बॉडी, इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, उनमें हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन? इन्फ्लेमेशन एक तरह की सूजन है जिसकी वजह से जो हमारी वो ट्यूबिंग है वो बहुत ज़्यादा सूज जाती है, मोटी हो जाती है और हमारी जो हमें सांस लेने में मुश्किल होने लगती है। सो हमें एस्थमा अटैक होने लगते हैं। एस्थमा अटैक से हमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो सकती है। एंड बेसिकली एस्थमा एक एलर्जिक कंडीशन भी हो सकती है जिसमें आपको किसी पॉलन से, किसी एनिमल फर से आगे एलर्जी हो सकती है, जिस वजह से आपको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ हो जाएंगी। So now arthritis is the condition where the lining of the joint in the body become inflamed, यानी कि joint की जो lining है वो बहुत ज़्यादा inflame हो जाएगी, वो सूज जाएगी। Basically arthritis occurs due to ह्यूमन बॉडी बिकम ओवरवेट, यानी कि जब कभी भी हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो ओवरवेट हो जाएगी तो जो हमारी अर्थराइटिस हैं वो हमें होने लगेगा। लाइक हमारे जो जॉइंट्स हैं वो हमारा वेट बेयर नहीं कर सकेंगे, जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। सो ओवरवेट होने की वजह से, अर्थराइटिस की वजह से जो हमारी बोन्स हैं वो इसके अलावा फ्रैक्चर भी हो सकती हैं और जो हमारे जॉइंट्स हैं वो स्वेल हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं एंड स्टिफ हो जाते हैं। सो ये एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे भी है। Now vitamin and mineral deficiency, as you all know कि विटामिन बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन डी। सो विटामिन जो है हमारे लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में पाए जाते हैं। वो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। विटामिन डी हमारे बेसिकली हमें मिलेगा सनलाइट से, जो कि हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स है विटामिन डी हासिल करने के लिए। इसके अलावा हम लोग विटामिन डी अपनी कैल्शियम से भी, विटामिन डी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? विटामिन डी हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हमारे पास फर्दर कैल्शियम अपटेक हो सके बॉडी में से। एंड और इसके अलावा आयरन हमारे पास एक मिनरल है जो कि लिवर में प्रोड्यूस होता है, जो कि हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट गिव्स रेड कलर टू आवर ब्लड। इसका हमारे ब्लड को रेड कलर देगा। इसके अलावा सप्लाइज ऑक्सीजन, और हमारी जो ब्लड है उसको ऑक्सीजन भी सप्लाई करेगा और वो ब्लड फर्दर ऑक्सीजन लेके जाएगा हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। तो ये हमारी सारी डिफिशेंसीज थी। एक प्रोटीन डिफिशेंसी है। प्रोटीन डिफिशेंसीज हमारे पास मोस्टली उन लोगों में होती है जिनकी डाइट में प्रोटीन की कमी हो जाती है। प्रोटीन डिफिशेंसी होने की वजह से जो एक कंडीशन कावासाकी और हमें हो सकती है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बेसिकली प्रोटीन डिफिशेंसी है। जो ऐसे बच्चे जिनकी मदर्स में भी प्रोटीन डिफिशेंसी हो वही आगे जो है कैरी ऑन कर लेते हैं, उनके जो फर्दर चाइल्ड होते हैं उन सब में भी प्रोटीन डिफिशेंसी होने लगती है और उनकी प्रोटीन डिफिशेंसी की वजह से उनकी जो हड्डियां हैं वो बहुत सूखी सी नज़र आने लगती हैं। इसके अलावा जो उनका पेट है वो सूज जाता है और उसमें फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है। So now student, let's start our new topic, which is drugs. So drugs are substances that change the way the body works. They can act on the nervous system by affecting the movement of nerve impulses along the fibers of the nerve cells. Basically students, drugs alter or changes the way the body works. Basically किस तरह बॉडी काम कर रही है उस पूरे प्रोसेस को, उस पूरे मैकेनिज़्म को, या जिस तरह से वो पूरा प्रोसीजर चलता आ रहा है। जो हमारे ड्रग्स की अगर इंटेक बढ़ जाती है, ड्रग इंटेक इंक्रीज़ हो जाती है, सो हमारे पास जो बॉडी का जो प्रॉपर वर्क करने का मैकेनिज़्म है वो ऑल्टर हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। सो इफ़ यू नाउ आस्क कि हमारे पास जो बॉडी का मैकेनिज़्म है वो किस तरह चेंज होगा। सो हमारे बॉडी को सिग्नल्स आ रहे होते हैं ब्रेन से नर्व इम्पल्स के ज़रिए। सो हमेशा ड्रग्स हमारी अफेक्ट करेंगे नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। Whenever the drugs affect the nervous system, brain and spinal cord, so हमारे पास क्या हो जाएगी? It affect the movement of the nerve impulses along the fibers of the nerve cell. Nerve cells carry impulses, यानी कि nerve cell messages लेके जाते हैं बॉडी के organs तक कि उनको अब क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं। तो हमारे पास जब ड्रग्स की इंटेक ज़्यादा बढ़ जाएगी या ड्रग जो हम लोग बिला वजह किसी भी रीज़न के बगैर यूज़ करने लग जाएंगे तो हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसका मैकेनिज़्म चेंज हो जाएगा। बॉडी जिस तरह काम कर रही है, अपने फंक्शन परफॉर्म कर रही है, वो सब चीज़ें ऑल्टर हो जाएंगी। सो नाउ यूज़फुल ड्रग्स। बेसिकली ये ड्रग्स दो तरह के होते हैं। यूज़फुल इस कंडीशन में जब आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें कि आपने ये ड्रग्स लाइक मेडिसिन इस वक्त लेनी है, लेकिन क्योंकि
ड्रग्स आजकल इतनी आराम से मिल भी जाते हैं और यूज़ भी लोग कर रहे होते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो उस पर डिपेंडेंट हो जाती है, हमारी बॉडी उस पर डिपेंड करने लगती है। लाइक बेसिकली अगर आप लोग अपने इर्द गिर्द देख रहे हो, अपने सराउंडिंग्स में देखें, तो हम लोग मोस्टली पेन किलर्स ले रहे होते हैं, हमें थोड़ी सी तकलीफ़ होने लगती है तो हम उसको वो बेरेबल भी हो, वो इस काबिल हो कि हम उसको बर्दाश्त कर सकें, फिर भी हम लोग उसके लिए ड्रग्स पेन किलर्स ले लेते हैं। तो हमारी बॉडी पर आदी हो जाती है कि वो उस मेडिसिन के बगैर वो पेन हमें लगता है कि हमारा पेन ख़त्म होगा ही नहीं। इसके अलावा हम लोग स्लीपिंग पिल्स ले रहे होते हैं। स्लीपिंग पिल्स भी बेसिकली एक तरह का ड्रग है। अगर आपको डॉक्टर्स 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए किसी कंडीशन में प्रिस्क्राइब कर रहा है, सो उस सूरत में तो ठीक है कि आप लोग पेन किलर्स ले रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है, तो कोई साइकोलॉजिकल आपके पास ऐसी मसला चल रहा है कि आपका ब्रेन इफेक्ट हो रहा है, तो डॉक्टर्स आपको जहनी सुकून के लिए कहा जाता है कि आप लोग 2 दिन मेडिसिन ले लें, 3 दिन मेडिसिन ले लें, लेकिन उसके बाद वो डोसेज जो है वो कम कर दी जाती है या बिल्कुल ख़त्म कर दी जाती है। लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी इतनी उस डिपेंडेंट हो जाती है उस ड्रग पे, फिर हमें लगता है कि वो ड्रग खाए बगैर हमें नींद आएगी नहीं। सो बेसिकली ड्रग्स 2 तरह के होंगे, यूज़फुल भी होंगे और हार्मफुल ड्रग्स भी होंगे। So, drugs such as aspirin and paracetamol are painkillers. They can be bought at the chemist for headache and other pains. Tranquilizers and sedatives should only be obtained on prescription from a doctor. Tranquilizers calm people down. Sleeping pills are sedative. The body can quickly become dependent on these drugs. So, students, basically क्या होगा, हमारे पास drugs यूज़फुल किस तरह हो सकते हैं जब हम लोग पेन किलर्स ले रहे होते हैं। तो पेन किलर्स के लिए हम लोग ले रहे होते हैं एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल्स। ये सब चीज़ें हमें बहुत ही किसी फार्मेसी वगैरह से हमें आराम से मिल जाती हैं। इसके अलावा हम लोग हेडेक एंड अदर पेन के लिए हम लोग ले रहे होते हैं सेडेटिव्स। सेडेटिव्स क्या कर रही होती हैं? सेडेटिव्स हमारे जो दर्द की शिद्दत है उसको थोड़ी देर के लिए कम कर देती हैं और हमें सुकून पहुंचा रही होती हैं। लेकिन ये सारे पेन किलर्स एंड सेडेटिव्स वगैरह जो हम लोग यूज़ करेंगे वो हमेशा हम लोग डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पे यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ही समझ सकते हैं कि कब हमें किस ड्रग की ज़रूरत है और कब हमें किस ड्रग की ज़रूरत नहीं है। सो हमेशा हमें डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही कोई भी मेडिसिन, कोई भी ड्रग यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ इसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल एडवर्स इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं और उन एडवर्स इफ़ेक्ट से फर्दर आपकी किडनी, ब्रेन, हार्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। ट्रैंकुलाइजर्स काम पीपल डाउन। कुछ ऐसे कंडीशंस, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं हमारी डेली लाइफ में कि हम लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है और फिर हम उस इंसिडेंट के एक तरह से कहा जाए कि सदमे से बाहर नहीं आ रहे होते, हमें उसके आफ्टर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो उस वक्त हम लोग डॉक्टर्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप ये ट्रैंकुलाइजर्स ले लें, ऐसे सेडेटिव्स ले लें, जिससे आपकी तकलीफ़ जो है या जो उस वक्त आपको एक तरह का जो दुख है या सदमा है वो बहुत हद तक जो है वो कम हो जाएगा और आपकी बॉडी को सुकून मिलेगा। स्लीपिंग पिल्स आर सेडेटिव। द बॉडी कैन क्विकली बिकम डिपेंडेंट ऑन दीज ड्रग्स। स्लीपिंग पिल्स एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला ड्रग है जिसका बहुत जल्दी इंसान जो है और उसका ब्रेन, उसकी बॉडी जो है डिपेंडेंट हो जाती है उस पर और फिर उसके बगैर उसको सुकून नहीं आता, उसके बगैर इंसान को नींद नहीं आती। बहुत से लोग, अगर आपने अपने घर में जो ओल्डर पीपल्स होते हैं, जो आपके दादा नाना, इन सबको देखा हो, सो ये लोग भी स्लीपिंग पिल्स यूज़ कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कुछ लाइफ इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे होते हैं या मोस्टली लोग इतना परेशान होते हैं दिन भर में या फिर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो उनको रातों में नींद नहीं आ रही होती। तो उन नींद ना आने की वजह से वो लोग अक्सर बीमार रहना शुरू हो जाते हैं या वो बहुत चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं और फर्दर उनका बीपी वगैरह हाई रहता है। सो जब डॉक्टर्स को वो लोग चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर्स उनको 3 दिन, 4 दिन या फिर मोस्टली 1 वीक के लिए स्लीपिंग पिल्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आप कुछ दिन ले लें तो आपका एक स्लीप साइकिल है वो दोबारा उसी तरह रूटीन पे आ जाएगा। लेकिन क्योंकि लोग उसके इतना डिपेंडेंट हो जाती है हमारी बॉडी के, फिर हमें वो स्लीपिंग पिल्स दिए बगैर सुकून ही नहीं आता और फिर हम लोग उसके एडिक्टेड हो जाते हैं क्योंकि हमें वो एडिक्शन हो जाती है एक तरह की कि हम वो लेंगे तो ही हमें सुकून आएगा या हमें नींद आएगी। तो फिर वो हमारी नॉर्मल रूटीन में आ जाती है कि अब हम हर रात ही वो मेडिसिन स्टार्ट कर देते हैं लेना। तो नाउ एनेस्थेटिक्स। व्हाट इज़ एनेस्थेटिक? बेसिकली जो एनेस्थीसिया वगैरह होता है हम लोग जनरल सर्जरीज़ में डॉक्टर्स दे रहे होते हैं, वो किस लिए होता है? सो फॉर पेशेंट अंडरगोइंग सर्जिकल और मेडिकल प्रोसीजर्स, डिफरेंट लेवल्स ऑफ sedation कैन प्रोवाइड important benefit to facilitate procedural intervention. These levels of sedation range from minimal sedation to general anesthesia and can create sedation, reduce anxiety, lack of awareness and amnesia, skeletal muscle relaxation,
suppression of undesirable reflexes and analgesia. So basically students, हम लोग एनेस्थीसिया या एनेस्थेटिक्स का यूज़ कर रहे होते हैं जब हम लोग किसी भी सर्जिकल या मेडिकल प्रोसीजर से गुजरते हैं. सो वो पेशेंट जिनको कोई किसी भी सर्जरी करनी होती है, चाहे वो माइल्ड सर्जरी हो या कोई बहुत ही जर्नल सर्जरी हो, बहुत बड़ा ऑपरेशन हो आम ज़बान में कहा जाए, तो उस वक्त हम लोग एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं. सो एनेस्थीसिया हमें क्या क्या इफ़ेक्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, क्या हमें किस तरह वो हमारे लिए बेनिफिशियल है. सो वो हमें सेडेशन प्रोवाइड करता है. सेडेशन मतलब हम लोग नींद में चले जाते हैं. उस वक्त पेशेंट इस कंडीशन में होगा कि वो बिल्कुल सो रहा हो और डॉक्टर उस पर आराम से उनका कोई भी प्रोसीजर जो हो वो कर सकते हैं. लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एमनीजिया, लाइक बेसिकली क्योंकि सर्जिकल प्रोसीजर जो हैं वो बहुत ही तकलीफ़देह होते हैं. इसके अलावा एक बहुत इंसान जो है ट्रॉमेटाइज़ हो जाता है क्योंकि सर्जिकल ऑपरेशन में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं या फिर ऐसी चीज़ें यूज़ की जाती हैं लाइक सीजर्स, नाइफ्स वगैरह. उनको देख के इंसान एक ट्रॉमा में चला जाता है. सो उस ट्रॉमा से इंसान को निकालने के लिए भी एनेस्थेटिक्स दिए जाते हैं ताकि वो नींद में चला जाए और उसको एक फॉरगेटफुलनेस की कंडीशन हो जाए. यानी कि फॉरगेटफुलनेस उस तरह के जो उसके साथ चीज़ें गुजर चुकी हैं या जो वो आवाज़ें सुन रहा होगा डॉक्टर्स की कि अब इस तरफ कट लगाना है या इस तरह स्टिचेस करने हैं या ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है. सो बेसिकली वो चीज़ें इंसान होश में आने के बाद दोबारा भूल जाता है. थर्ड एक बेनिफिशियल यूज़ जो है वो इसलिए है कि वो स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन करवाता है. जब कभी भी अगर आपको कभी चोट भी लगती हो और आप लोग बैंडेज करवा रहे होते हैं या ब्लीडिंग हो रही होती है तो आप लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, तो आप लोग हाथ नहीं लगाने दे रहे होते उस जगह पे कि वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है या आप लोग को हाथ लगाने से तकलीफ़ हो रही है या कभी आपके किसी के स्टिचेस लगे हों. तो स्टिचेस में भी ऐसा होता है कि हम लोग नहीं लगाने दे रहे होते तकलीफ़ की वजह से. और ख़ास तौर पे बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनकी मसल जो है वो उनमें रिलैक्सेशन नहीं होती और वो हाथ पाँव हिला रहे होते हैं रोते वक्त. सो किसी भी ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को जो इंसान की बॉडी है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स चाहिए होती है, यानी कि मसल जो है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाए ताकि किसी भी किस्म की मसल्स में मूवमेंट ना आ सके. सो मसल रिलैक्सेशन के लिए हम लोग एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं. इसके अलावा हम लोग एनाल्जेसिया यानी कि पेन ख़त्म करने के लिए भी हम लोग एनेस्थीसिया दे रहे होते हैं. सो इट बेसिकली यूज टू नम पार्ट्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स को जहाँ भी ऑपरेशन हो रहा हो या स्टिचेस लग रहे हों उस बॉडी पार्ट को हम लोग नम कर देते हैं एनेस्थीसिया देकर. डेंटिस्ट यूज़ लोकल एनेस्थीसिया टू नम योर माउथ व्हेनेवर डेंटल प्रोसीजर किसी भी किस्म का हो रहा हो. सो डेंटिस्ट यूज़ लोकल एनेस्थीसिया. डेंटिस्ट हमारे लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं ताकि वो जो हमारे माउथ को बेसिकली पूरा नम कर सके. नम करना इन अ सेंस आप लोग उसको सुन कर देंगे ताकि अगर आपका कोई दांत निकाल रहे हो या आपकी फिलिंग हो रही हो या कोई भी प्रोसीजर आपके डेंटल प्रोसीजर हो रहा हो तो आपका माउथ नम हो जाए और उस वक्त आपको पेन का एहसास ना हो. अ जनरल एनेस्थीसिया इज़ यूज्ड टू पुट पेशेंट टू स्लीप कम्प्लीटली बिफोर एन ऑपरेशन. जनरल एनेस्थीसिया जनरल ऑपरेशन में दिया जाता है जब कोई बड़ा ऑपरेशन हो रहा होता है, किसी किस्म का ट्रांसप्लांट हो रहा होता है या बाईपास सर्जरी हो रही होती है. सो उस वक्त डॉक्टर जनरल एनेस्थीसिया देते हैं. जनरल एनेस्थीसिया ऐसा है कि वो आपको बिल्कुल कम्प्लीटली नींद में चले जाते हैं और आप 5-6 घंटों के लिए जितने भी ड्यूरेशन हो आपके ऑपरेशन का उस वक्त तक के लिए आप लोग बेसिकली सो जाते हैं. सो ये था एनेस्थीसिया, एनेस्थेटिक्स. नाउ हार्मफुल ड्रग्स. So unfortunately some people use some drugs to give pleasant short-term effect. It is easy to become addicted to harmful drugs and many drugs addict die. Many of these drugs affect behavior and personality as well as having long-term effect on the brain. The use of possessions of controlled drugs such as cannabis, cocaine and heroin is illegal in most part of the world. So harmful drugs वो सारे drugs हैं जिनको इंसान यूज़ कर रहा होता है without prescription of the doctor, यानी कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता लेकिन हम लोग वो यूज़ करने लगते हैं मोस्टली ख़ुद को किसी किस्म का सुकून देने के लिए, खुशी देने के लिए. मोस्टली जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, किसी किस्म की भी क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, वो लोग और अगर उनके सराउंडिंग का माहौल अच्छा ना हो या जो उनकी कंपनी वगैरह है, यानी जो उनके फ्रेंड्स वगैरह हैं और वो उनकी ऐसी जो सेटिंग ऐसे लोगों में हो जो कि ड्रग एडिक्ट हों, ड्रग्स यूज़ करते हों, तो वो बेसिकली अपने आप को थोड़ी देर को सुकून देने के लिए, खुशी देने के लिए ड्रग्स यूज़ करने लगते हैं. सो ड्रग्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट दे रहे होते हैं, खुशी का, सुकून का, नींद का, और जो हमारी बॉडी है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा जल्दी डिपेंडेंट हो जाती है इन हार्मफुल ड्रग्स से. एंड मैनी
मैनी ड्रग एडिक्ट डाई। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको पहले थोड़ी लिमिट, जो भी ड्रग एडिक्ट होते हैं उनको थोड़ी लिमिट में ले रहे होते हैं, थोड़ी क्वांटिटी में ले रहे होते हैं, फिर वो उसकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है, उनकी बॉडी इस हद तक उस ड्रग की आदी हो जाती है कि फिर आगे जाकर वो उस ड्रग के बगैर रह ही नहीं सकते। और हार्मफुल ड्रग्स इसलिए कहा जाता है कि वो आगे हमारे ड्रग्स हमेशा हमारी इफ़ेक्ट करेंगे या चेंज करेंगे मैकेनिज़्म ब्रेन का, नर्वस सिस्टम का। सो नर्वस सिस्टम ही जब सही काम नहीं करने लगेगा, हमारी बॉडी को सिग्नल सही नहीं पहुंचेंगे, तो आगे हमारी बॉडी के फर्दर पार्ट्स भी सही तरह काम नहीं करेंगे, लाइक हार्ट, किडनी। इसके अलावा जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो भी सही तरह कोऑर्डिनेशन में नहीं रहेंगे। सो हम इस तरह जब उनकी फंक्शन सही नहीं रहेगा, किडनी फंक्शन सही नहीं रहेगा, हार्ट रिदम, हार्ट रेट नॉर्मल नहीं रहेगा, तो वो मर भी सकते हैं। और मोस्टली जो ड्रग एडिक्ट होते हैं उनका आखिरी हल यही होता है, या उनका आखिर में उनके साथ यही होता है कि वो मर जाते हैं। Many of these drug affect behavior and personality as well as having long term effect on the brain, यानी कि हमारी जो ऑल्टर करेंगी ब्रेन की एक्टिविटी को, नर्व इम्पल्सेस को इफ़ेक्ट करेंगी। इसके अलावा जो बिहेवियर है, पर्सनैलिटी है इंसान की, वो चेंज हो जाएगी। हार्मफुल ड्रग इसी तरह होंगे कि वो इंसान को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना देंगे। जब उसे कोई ड्रग से रोका जाएगा या उसे ड्रग्स नहीं मिलेंगे तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे। सो उनकी पर्सनैलिटी पे भी बहुत बड़ा चेंज आएगा। द यूज़ ऑफ पोजेशंस ऑफ कंट्रोल ड्रग्स सच एज कैनबीस, कोकेन एंड हेरोइन इज़ इलीगल, यानी कि जो ऐसे ड्रग्स हैं जो कि हार्मफुल भी हैं और इलीगल भी हैं, वो सारे कैनबीस, कोकेन एंड हेरोइन है, जो कि हमारे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इलीगल भी हैं। सो बेसिकली इलीगल हमेशा वही चीज़ होती है जो कि हमारे लिए ठीक नहीं होती, ह्यूमन बींग्स के लिए ठीक नहीं होती, एटमॉस्फेयर के लिए ठीक नहीं होती। क्योंकि अगर एक ड्रग एडिक्ट होगा, उनको आगे देख के और ड्रग एडिक्ट होंगे और ये चेन एक तरह से चलती रहेगी और ये हार्मफुल ड्रग का यूसेज कभी भी ख़त्म होगा ही नहीं। Smoking kills about 5 million people in the world every year. This is because tobacco smoke contain lots of harmful chemicals. Like smoking जो है हमारे पास एनुअली 5 मिलियन पीपल को जो है वो इससे लोग जो है मर जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज टोबैको कंटेन लॉट्स ऑफ हार्मफुल केमिकल, बिकॉज स्मोकिंग कंटेन लॉट्स ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। इन केमिकल्स की वजह से लोग मर जाते हैं, इनके यूसेज की वजह से। बेसिकली होता ये है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग के एडिक्ट हो जाते हैं, सिगार एडिक्ट हो जाते हैं, तो जो स्मोकिंग या फिर जो सिगरेट स्मोक है, उन सब में जो है टोबैको होता है। टोबैको एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारे लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। अगर आपने कभी ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी हो या मोस्टली सिगरेट एड्स में जो लोग अक्सर एड्स वगैरह आ रहे होते हैं, जिसमें बताया गया होता है कि जो स्मोकिंग है वो ज़्यादा लोगों को मार रही होती है और एक कॉन्ट्राडिक्शन दे रहे होते हैं। उन सब एड्स में भी हम लोग लंग्स दिखा रहे होते हैं, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो कि स्मोकिंग नहीं कर रहा होता और दूसरा ह्यूमन बीइंग जो कि बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहा होता है। तो उन दोनों के लंग्स में अक्सर आपको डिफरेंस दिखाया गया होता है। जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं उनके लंग्स जो हैं उन पे ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं और इन दी एंड वो जो लंग्स होते हैं वो बिल्कुल टार से भर जाते हैं। टार एक ऐसा एसिड है, एक लिक्विड है, जो कि अगर आप कभी आपने ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री देखी हो तो उन लंग्स को जब हम लोग निचोड़ते हैं या जो हम लोग स्क्वीज़ करते हैं, सो उनमें टार निकल रहा होता है, एक पूरा काला पानी निकल रहा होता है जो कि लंग में सिगरेट पी के धुएं से जमा हो जाता है। और जबकि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उनके जो लंग्स हैं वो मोस्टली पिंक होते हैं और नॉर्मल कलर में होते हैं, उनमें कोई भी ब्लैक स्पॉट्स नहीं होते, टार की एक्यूमुलेशन नहीं होती। सो Smoking contain nicotine is a poison which damages the heart, blood vessels and nerves. It is an addictive drug. Smokers cannot do without it and so find it hard to give up. So students, basically nicotine damages our heart, blood vessels and nerves. जब हमारा हार्ट, ब्लड वेसल, नर्व्स डैमेज हो जाएंगी, सो हमारे हार्ट को सप्लाई पूरी नहीं होगी, हार्ट पंपिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी, हार्ट के ब्लड इंजेक्शन में प्रॉब्लम आ जाएगी और पूरी बॉडी को ब्लड जो है वो सप्लाई होने में प्रॉब्लम आ जाएगी। निकोटीन एक एडिक्टिव ड्रग है, यानी कि अगर लोग एक दफ़ा इसके आदी हो जाते हैं तो वो इसके बगैर नहीं रह पाते और कोई काम भी उनका नहीं हो पाता। बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव हो जाते हैं जब उनको इस चीज़ से रोका जाता है, क्योंकि एक एडिक्शन एक बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का आदी हो जाना एक बहुत ज़्यादा बुरी आदत है कि आप फिर उस चीज़ के बगैर नहीं रह सकते। Tar sticks to the inside of the lungs when smoke cools. It affects the walls of the alveoli and causes lung cancer. जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, टार जो है स्मोकर्स के लंग में जमा हो जाता है। वो एक ऐसा लिक्विड है, वो जब कभी भी कोई स्मोकिंग कर रहा होता है तो स्मोकिंग से उनका जो स्मोक का धुआं है, सिगरेट का धुआं है, वो उनके लंग्स में जमा हो रहा होता है। जब वो क्योंकि सिगरेट जलती है तो धुआं होता है, तो धुआं जब गरम होता है तो वो स्मोक की सूरत में ही होता है। लेकिन जब कभी भी
लंग्स में मिलकर वो जब स्मोक जो है वो ठंडा हो जाता है, कूल ऑफ हो जाता है, सो वो लंग्स में जमा होता रहता है टार की सूरत में, लिक्विड की सूरत में। टार इफेक्ट द वॉल ऑफ द एल्वियोलाई एंड कॉजेज लंग कैंसर। एल्वियोलाई जो हमारे लंग्स में सेल्स हैं, उनकी अगर वॉल जो है डैमेज होना शुरू हो जाएगी, इफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, तो आगे जाकर फर्दर फ्यूचर में हम सारे सिगरेट स्मोकर्स जो हैं उनको लंग कैंसर हो सकता है। और बेसिकली होता ही यही है कि आखिर में लंग्स जो है उनकी कैपेसिटी काम करने की ख़त्म हो जाती है, इस कदर वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं स्मोकिंग की वजह से कि वो लंग कैंसर डेवलप हो जाता है। Carbon monoxide is a poisonous gas. It prevents blood carrying oxygen around the body. Other gases such as ammonia and cyanide irritate the inside of the air passages. This make smokers cough. Carbon monoxide is a poisonous gas. एक poisonous gas है carbon monoxide, और prevent करता है जो blood है उसको कि वो ऑक्सीजन कैरी ना कर सके, ब्लड ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकेगा फर्दर पूरी बॉडी में, तो हमारी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं रह सकेगी और उसमें ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड जमा हो जाएगा, जिसमें और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर रहा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई कर रहा होता है। जब हमारी बॉडी को कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई होगी तो हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव नहीं रहेगी, हमारी बॉडी पार्ट जो हैं वो नीले पड़ जाना जो कहते हैं वो कभी हमेशा ऑक्सीजन की कमी से होता है, तो वो हमारे हाथ पाँव जो हैं वो सुन्न होना शुरू हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी हमारी बॉडी में। अदर गैस सच एज अमोनिया एंड साइनाइड्स इरिटेट द इनसाइड ऑफ द एयर पैसेजेस। साइनाइड्स एंड अमोनिया जो कि स्मोक्स में पाए जाते हैं, सिगरेट्स में पाई जाती हैं, वो इरिटेट करती हैं हमारे एयर पैसेजेस को। जब हमारे एयर पैसेजेस लंग में जो हैं ट्यूबिंग जो है, एयर पैसेजेस जो हैं वो इरिटेट होना शुरू हो जाएंगे, तो जो स्मोकर्स हैं, सिगरेट स्मोकर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा खांसी होना शुरू हो जाएगी। जब कभी भी इंसान को या सिगरेट स्मोकर्स को बहुत ज़्यादा खांसी होती है। So students, these are the harmful chemicals that smoke contains. Now diseases caused by smoking, like smoking से हमें further कौन कौन सी diseases हो सकती हैं, smoking हमें किस तरह इफ़ेक्ट करेगी और किस तरह diseases आगे जाके हमें हो सकती हैं। Most people who have lung cancer और cancer of the mouth are smokers. Basically जो जिनको मोस्टली देखा गया है रिसर्च के बाद भी कि जो जिन इंडिविजुअल्स को भी लंग कैंसर होता है या माउथ कैंसर होता है, वो उन सब की वजह स्मोकिंग होती है, यानी कि जो स्मोकर्स होते हैं उनमें ही ज़्यादातर लंग कैंसर और माउथ कैंसर पाया जाता है। एम्फाइजीमा इज कॉज्ड बाय केमिकल्स इन टोबैको स्मोक। एल्वियोलाई आर डिस्ट्रॉयड रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लंग्स का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाएगा, लंग्स जो है वो नैरो होना शुरू हो जाएंगे। टाइनी हेयर सीलिया विच क्लीन द इनसाइड ऑफ द लंग्स आर किल्ड बाय टोबैको स्मोक। सीलिया जो हैं, सीलिया टाइनी हेयर्स हैं जो हमारे क्लीन करते हैं लंग्स के इनसाइड स्पेस को, वो जो है स्मोकिंग की वजह से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, टोबैको स्मोक की वजह से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। सो द लंग्स कैन क्विकली बिकम इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया। दिस कॉजेज ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस किस वजह से होता है, जब कभी भी हमारे टाइनी हेयर्स जिनको हम सीलिया कहते हैं लंग्स में, वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं टोबैको स्मोक की वजह से। सो बेसिकली टाइनी हेयर सीलिया जो है उनका फंक्शन ये होता है कि हमारे लंग्स में एयर से जो कभी भी कोई भी बैक्टीरिया या कुछ भी चला जाता है तो वो उसको फ़ौरन किल कर देते हैं ताकि हमारे लंग्स जो हैं वो इन्फेक्टेड ना हो। जब टाइनी हेयर सीलिया जो हैं वही ख़त्म हो जाएंगे टोबैको स्मोक की वजह से, अब हमारी स्मोकिंग से या फिर हमारे सांस लेने से किसी भी किस्म का कोई भी बैक्टीरिया अगर हमारे लंग्स में चला जाता है तो वो हमारे लंग को इन्फेक्ट कर देगा, क्योंकि सीलिया तो होंगी नहीं उनको कवर करने के लिए या फिर उनको किल करने के लिए। सो हमें ब्रोंकाइटिस हो सकता है। ब्रोंकाइटिस इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स। नाउ कीपिंग फिट एंड हेल्दी। To be fit and healthy, you have to do something about it. You do not have to be a super athlete or go to the gym every day to be fit and healthy. Here are a few simple things that you can do. Cut down on fried food. Use vegetable oil for cooking instead of animal fat. Try boiling or grilling food instead of frying. Eat less red meat. Poultry and fishes are better because they may contain less fat. Eat less fatty dairy foods such as butter and cream. So students, हमें फ़िट एंड हेल्दी होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा एक एथलीट हों या फिर हम लोग हर वक्त जिम जाते हों और हम लोग को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की आदत हो। फ़िट और हेल्दी हम लोग सिंपल बहुत सारे वेज़ हैं उनसे भी रह सकते हैं, जैसे कि हम लोग फ्राइड फूड जो है वो बिल्कुल कट डाउन कर दें अपनी डाइट से, बजाय इसके कि हम लोग तल के खाने वाली जो तली हुई चीज़ें होती हैं, फ्राइड आइटम्स होते हैं, वो ख़त्म कर दें और हम लोग ग्रिल या फिर बॉयल आइटम की तरफ आ जाएँ। जो भी हमारी चीज़ें हैं, मीट है, चिकन है,
वो हम लोग फ्राई करने की बजाय हम लोग बॉईल कर लें या फिर ग्रिल कर लें। इसके अलावा जो हम लोग एनिमल ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं, एनिमल फैट का ऑयल यूज़ कर रहे होते हैं, उसके बजाय हम लोग वेजिटेबल ऑयल यूज़ करने लगें। लेस रेड मीट यूज़ करें। इसके अलावा रेड मीट से बेहतर है कि हम लोग पोल्ट्री फिशेस वगैरह यूज़ कर लें। क्यों? क्योंकि उसमें फ़ैट की जो क्वांटिटी है वो कम होती है। ईट लेस फैटी डेयरी फूड्स सच एज़ बटर एंड क्रीम। बटर एंड क्रीम जो है वो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका यूसेज हम थोड़ा कम कर दें क्योंकि उसमें ही बहुत ज़्यादा फैट्स होते हैं। Eat more fresh fruits and vegetables. Avoid smoking because it increases blood pressure. Relax and avoid stressful situation. Exercise regularly. Walking briskly for about 20 minutes takes about the same amount of energy as a 15-minute bike ride or a medium level workout at the gym. यानी कि हम लोग फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का यूज़ ज़्यादा कर लें अपनी डाइट में। स्मोकिंग अवॉइड करें क्योंकि स्मोकिंग जो है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करती है एंड ब्लड प्रेशर इफेक्ट्स increased blood pressure effects are brain and vessels of the heart. Relax and avoid stressful situations. ऐसे situations में ना डालें खुद को जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो। मोस्टली अपनी बॉडी को रिलैक्स रखने की कोशिश करें। एक्सरसाइज करें रेगुलरली। अगर ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है जिम वगैरह जाने लगे, अगर हम लोग 20 मिनट भी वॉक कर लेते हैं अच्छी तरह से या जॉगिंग कर लेते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और वो भी उतनी ही आपको एनर्जी दे रही है या फिर जितनी आपको एक बाइक राइड देगी 15 मिनट्स की या फिर एक मीडियम लेवल वर्कआउट देगा जिम पे। ज़रूरी नहीं है कि हम यही कहें कि हम जिम जाएंगे तो ये हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। हम लोग वॉक करके भी और फर्दर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज घर में करके भी जो है वो एक्टिव और फिट हेल्दी रह सकते हैं। Brisk walking moves more oxygen into the brain and triggers the release of the chemical called endorphins। यानी कि वॉकिंग जो है ब्रिस्क वॉकिंग जो है वो हमारी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ब्रेन तक सप्लाई करेगी और ट्रिगर करेगी एक हार्मोन को जिसे हम कहते हैं एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स बेसिकली एक हैप्पीनेस केमिकल है, हैप्पीनेस हार्मोन है। तो जो वॉकिंग है वो ट्रिगर करेगी रिलीज ऑफ hormone called endorphin, which is a happiness chemical into the bloodstream. Together these can help to lower anxiety, increase the feeling of well-being and leave you more relaxed. So endorphins के रिलीज़ की वजह से आपकी जो बॉडी है, आपका जो ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रिलैक्स हो जाता है। एनजाइटी का जो लेवल है वो लो हो जाता है और फीलिंग ऑफ वेल-बीइंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी और आप बहुत ज़्यादा मेंटली फिजिकली रिलैक्स रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। सो वॉकिंग जो है या ब्रिस्क वॉकिंग जो है 20 मिनट्स के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फिट एंड हेल्दी रहने के लिए। सो स्टूडेंट, दिस इज़ इट फॉर चैप्टर नंबर 3। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 4। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।